अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, प्रोग्राम फैक्ट मैटर्स के साथ मैं हूं सुजैन जहान खान। इसराइली बर्बरियत के जवाब में ईरानी हमलों का सिलसिला जारी है। ईरान ने इसराइल के मुख्तलिफ शहरों को 100 से जायद बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइल से निशाना बनाया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के इन हमलों के नतीजे में इसराइल के मुतअद्दिद शहरी हलाक और 200 से जायद जख्मी हुए। ईरान इसराइल तनाज़ा सुलझने के बजाय मजीद उलझता चला जा रहा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइली हमले से लातल्की का ऐलान कर दिया। अपने एक बयान में अमरीकी सदर का कहना था कि अमरीका ईरान इसराइल तनाज़े में फरीक नहीं है। साथ ही उन्होंने खबरदार कर दिया कि अगर ईरान ने किसी भी शक्ल में अमरीका को निशाना बनाया तो अमरीकी फौज बेमिसाल ताकत से जवाब देगी। अमरीकी सदर के इस बयान के बाद ईरानी वजीर खारजा ने भी एक अहम बयान जारी किया, जिसमें एक बार फिर अमरीका पर उंगली उठाई गई। अमरीकी सदर के बयान को मुस्तरद करते हुए ईरानी वजीर खारजा का कहना था कि इसराइल के हमलों में अमरीका बराबर का शरीक है, जिसका उसे खमियाजा भुगतना पड़ेगा। उनका कहना था ईरान पर इसराइली हमला अमेरिका की सपोर्ट के बगैर नामुमकिन था। अमेरिका के इसराइली हमलों की पुष्ट पनाही के सबूत मौजूद हैं। ईरान इसराइल तनाज़े में अमरीकी किरदार इस वक्त इंतहाई अहम हो चुका है। अमरीकी सदर ने मामले से लातल्की का ऐलान करके ईरान को किसी भी किस्म की कार्रवाई से बाज रहने की धमकी लगाई है, तो जवाब में ईरान ने अमरीका को इसराइली पुष्ट पनाही पर खमियाजा भुगतने की धमकी दे दी है। इन धमकी आमेज बयानात के बाद ईरान इसराइल तनाज़े का मुस्तकबिल क्या होने जा रहा है, इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दिफाई तज्जियाकार एयर कमांडर रिटायर्ड खालिद चिश्ती। सर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। सर, ईरान ने जिस तरह से जवाब दिया इसराइल को, और ये इसराइल एक ऐसा दुश्मन है जो अपने आप को बहुत ही बड़ा दुश्मन समझते हैं, और नो डाउट अगर इनकी हम सलाहियतों को देखें तो वो तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन ईरान का इनको रिस्पॉन्ड बैक करना और फिर इन लोगों को पनाह तक लेनी पड़ी, इनकी बिल्डिंग्स का नुकसान हुआ, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो ये अभी मीडिया पे शो भी नहीं कर रहे। आप किस तरह से देखते हैं ईरान की जवाबी कार्रवाई को? बहुत शुक्रिया सुजैन आपका और आपके चैनल का मुझे इनवाइट करने का। देखिए, ये बहुत सारे मुल्कों को सरप्राइज हुआ होगा, खासतौर पर इजराइल को बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हुआ होगा, बिकॉज वो समझ रहे थे कि ये जितना मैसिव अटैक करेंगे शायद एक या दो रातों के अंदर ही वो ओवर पावर कर लेंगे ईरान को या अपनी टर्म्स पर लाने पर मजबूर कर देंगे। और मैं 2 दिन से जब चैनल से मुझे इन्वाइट किया था तो मैं उनसे यही कह रहा था कि ईरान के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, बिकॉज उनकी एयरफोर्स इतनी स्ट्रांग नहीं है, कोई कंपैरिजन ही कोई नहीं है इजरायली एयरफोर्स के साथ। लैंड फोर्सेस जाहिर है ऑपरेटिव नहीं हो सकती, बहुत दूर है। नेवल फोर्सेस के लिए बड़ा मुश्किल है, इतना रीच आउट करना। सिर्फ एक ही उनके पास फोर्स थी और वो थी सरफेस टू सरफेस मिसाइल या बैलिस्टिक मिसाइल, जो उन्होंने कल किया है। और देखिए, ये टर्म्स जो जब भी सीज फायर होनी थी, अगर ये सीज फायर 2 दिन पहले हो जाती, तो जब बहुत ज्यादा हिट हुआ था ईरान, स्पेशली उनकी लीडरशिप आप देखिए, पॉलिटिकल लीडरशिप जो पासदारान इनकलाब हैं, उनके आर्मी चीफ्स और दूसरे लीडर्स गए, उनको हिट किया गया और सबसे बड़े उनके नॉन न्यूक्लियर साइंटिस्ट को टारगेट किया गया। उस वक्त ईरान बहुत डिफेंसिव पोजीशन में था। किसी भी मुल्क में जब आप इंस्टीट्यूशनलाइज्ड ट्रांसफर ऑफ पावर नहीं होती, जो इस सूरत में नहीं हुई, जाहिर है नए लीडर्स चुने गए, फौरी तौर पर उनको हैंड ओवर की गई कमांड, तो ये बहुत बड़ा एक क्राइसिस होता है, लीडरशिप डायलेमा हो जाता है। ईरान ने सिर्फ 24 घंटे से भी कम वक्त में इसको ओवरकम किया है। दुनिया ये तवक्को नहीं कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि ईरान शायद कुछ स्टेबलाइज करने में, अपने आप को रीबैलेंस गेन करने में शायद 1, 2, 3, 4 दिन शायद ले सकता है, लेकिन उन्होंने बहुत जल्दी बैलेंस किया, क्योंकि उनकी ट्रैक रिकॉर्ड वो एक मुल्क नहीं है बल्कि एक तहजीब है, और बहुत सालों से इतनी बहुत पुरानी एक एम्पायर है दुनिया में, हजारों साल से। तो वो उन्होंने बड़ा जल्दी कम बैक किया। अब ये जो कम बैक किया, इसका जाहिर है असर इसराइल पर 2 फ्रंट पर हुआ है। एक तो उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप को बहुत इम्बैलेंस हुई, वो बिकॉज एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, और दूसरा एक फ्रंट पर हुआ, वो इजरायली जो लोग कॉमन मैन है, वो बिल्कुल कभी तवक्को नहीं कर रहे थे, क्योंकि इसराइल के जो लोग हैं वो इस तरह के ऑफेंस या इनसिक्योरिटी और खौफ में रहने के आदी नहीं है। वो आदत है उनको इसराइल की फौज को कि जाकर अपने मुल्क से बाहर ऐसे ऐसे सर्जिकल स्ट्राइक ऑपरेशंस करे, प्रोहिबिटिव स्ट्राइक्स करे, या इतनी पनिशमेंट दे और एलिमिनेट करे वहां की लीडरशिप को, और बाद में उनको सरेंडर करने पर या कॉम्प्रोमाइज करने पर इस हद तक मजबूर कर दे। तो इसराइल के लोगों ने तो ये देखा ही नहीं था कि जब बॉम्ब किसी के अपने सर पर गिरते हैं तो वो कैसा महसूस होता है, कैसा खौफ होता है, तो बंकर में जाना कैसा लगता है। इसके बाद इसराइल क्या दोबारा से ये हरकत करेगा? क्योंकि अब तो शायद उसकी ईगो का मसला भी हो गया, और वो खुद को इतना पावरफुल समझता है कि अगर उसने बदले में अब कोई जवाब ना दिया तो फिर तो सारे मुसलमान ममालिक के ऊपर उसका जो एक रोब उसने जमाया हुआ है वो तो खत्म हो जाएगा। देखिए, जो जोग्राफियाई लिहाज से अगर आप देखें ना, तो ईरान का जोग्राफिया 70 गुना इसराइल से ज्यादा है। और आपके व्यूअर्स की आसानी की अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं अर्ज कर देता हूं कि पाकिस्तान का 40वां हिस्सा हो तो वो इसराइल बनता है, इतना कम है।
केपीके के 4 हिस्से करें तो इसराइल बनता है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इसराइल के खिलाफ हिट करना ईरान को रिलेटिवली आसान है, क्योंकि ज्योग्राफिया बड़ा लिमिटेड है। जो 150 मिसाइल उन्होंने मारे ईरान ने इसराइल पर, वो ऑलमोस्ट पूरा इसराइल देखिए, पूरी शहर जलता रहा, इनसिक्योरिटी रही। तो टारगेटिंग स्ट्रैटेजी इसराइल के खिलाफ ईरान की निस्बत आसान है। लेकिन क्योंकि पीछे माइट बहुत बड़ी है, इसराइल के पीछे सुपर पावर्स है, पूरा वेस्ट खड़ा है, टेक्नोलॉजी एट द बेस्ट है, उसके बावजूद अब उस पर, ये आपने बिल्कुल ठीक पॉइंट आउट किया कि उस पर एक ऑब्लिगेटरी भी है, एक मॉरल प्रेशर भी है, और पब्लिक प्रेशर भी बहुत ज्यादा है उस पर कि वो कुछ ना कुछ हिटबैक करे। बिकॉज आप ध्यान में रखिएगा कि पिछले 75 सालों से, जब से इसराइल बना है, अमेरिका ने उसको मिलिट्री हार्डवेयर और वेपन्स $260 बिलियन के बराबर दिए हैं। और ये इमदाद पूरी दुनिया की, अगर इमदाद जो अमेरिका ने दी है वो मिला ले तो उससे डबल बनती है। अगर इकट्ठी एक तरफ हो और सिर्फ इसराइल को जो वेपन्स दिए गए हैं 260 बिलियन, वो डबल है। अगर इतने ज्यादा वेपन्स दिए गए हैं और इतनी खुली छूट है उनको वेपन्स खरीदने की, तो जाहिर प्रेशर लोगों का भी माउंट होगा। और अना भी है जो आप कह रही हैं कि ईगो प्रेशर होता है बहुत ज्यादा एक मुल्क के ऊपर, तो वो हिटबैक तो जरूर करेगा। लेकिन अब जो फर्क पड़ा है पहले दिन से और आज के दिन में, उसकी हर स्ट्राइक के साथ इसराइल की एक प्राइस टैग अटैच हो गई है, यानी एक प्राइस टैग है उसके साथ। अगर वो हिटबैक करेंगे तो आपने देखा उनके हाइफा में किया, उनके ग्रिड स्टेशन को किया, उनके गैस स्टेशन को किया, उनके एयर बेसिस बंद है इस वक्त, उनकी हवाई एयरलाइन सारी बंद है, उनकी एयर ट्रैफिक रुकी हुई है। तो इसराइल को बहुत बड़ी हिट लगी है। जो मैं प्राइस टैग कह रहा हूँ वो इस शक्ल में इसराइल को देना पड़ रहा है। सही। अब उसको रियलाइज हुआ है शायद, और आपने नोट किया होगा कि सब बड़े लीडर्स, इंटरनेशनल लीडर्स इंक्लूडिंग अमेरिकन प्रेसिडेंट की एक टोन चेंज हो गई है। और ये बिल्कुल ऐसा ही हुआ जैसे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मामले में हुआ था। और अगर आपने अभी अभी टीवी देखा हो तो कोई 5 मिनट पहले अमेरिकन प्रेसिडेंट कह रहे थे कि इसराइल और ईरान के दरमियान डील वैसे ही हो जानी चाहिए जिस तरह इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान हुई थी। इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान कैसे हुई थी? क्योंकि 10 मई की 10 तारीख को पाकिस्तान ने जो पंच दिया था, उससे ये सीज फायर हुई थी। और हमेशा दुनिया में आप नेगोशिएशन टेबल पर एडवांटेज पोजीशन में उस तरह बैठते हैं जब दोनों एक न्यूट्रलाइज ग्राउंड पर या न्यूट्रलाइज लेवल पर एस्केलेशन पर खत्म करें। अगर जैसे मैंने अर्ज किया कि अगर पहले दिन जंग बंद हो जाती तो ईरान की बहुत डिसएडवांटेज पोजीशन थी, अभी वो बहुत बेहतर है। सो सम टाइम, मैं एज अ स्टूडेंट ऑफ स्ट्रैटेजी या एज अ फाइटर पायलट नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ एज अ सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए कि ईरान को एस्केलेट करना जरूरी है टू डी एस्केलेट। बिल्कुल जी सर। अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि इसराइल तो बड़ा एक दावा करता है कि जी उनका जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो बड़ा ही कमाल का है। जिस तरह से ईरान ने हमला किया, वो ईरान का ये नहीं था कि जिस तरह पाकिस्तान और इंडिया साथ साथ हैं तो जी साथ वाले घर पे बम फेंक दिया। ईरान के जो मिसाइल्स थे, जाहिर बात है वो पहले इराक से गुजरे होंगे, फिर उर्दन से गुजरे होंगे, फिर इसराइल गए होंगे। तो ये कहना तो दुरुस्त होगा कि जो ईरानी मिसाइल्स थे वो बहुत ही कोई अच्छी टेक्नोलॉजी के थे कि इन लोगों को टाइम ही नहीं मिल सका कि उनको इंटरसेप्ट करें। ये आपने बड़ा अच्छा ऑब्जर्वेशन की है कि देखिए, जब वेपन्स या जो भी जहाज, 200 जहाज पहले दिन जो इसराइल से टेक ऑफ किए थे और ईरान पहुंचे थे, वो जॉर्डन और इराक के रास्ते पहुंचे थे। ये तकरीबन 2000 से 2200 किलोमीटर सफर है वन वे, और वेपन्स कैरी कर रहे थे। ये भी देखिए बहुत लोड उठाया हुआ था। तो 4000 4500 किलोमीटर जाना बगैर एयर टू एयर रिफ्यूलिंग के उन जहाजों के लिए मुमकिन नहीं था। जिसका मतलब ये है कि इसराइल के पास तो सिर्फ 6 टैंकर्स हैं, एयर टू एयर रिफ्यूलर्स हैं। 200 जहाजों को तो वो रिफ्यूल नहीं कर सकते थे। इसका मतलब है कि बहुत ज्यादा उसको दूसरे जहाजों की, एयर टू एयर रिफ्यूलर टैंकर की, दूसरे किसी मुल्क ने मदद की। एग्जैक्टली। जबकि एयर स्पेस भी देखिए, जॉर्डन, अनफॉर्चुनेटली जॉर्डन और इराक ने कोई मजामत नहीं की उन 200 जहाजों के आते वक्त भी और जाते वक्त भी। जबकि ईरान को बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, वही एयर स्पेस जो इसराइल खुले तौर पे इस्तेमाल कर रहा है, वो जाते हुए ना सिर्फ इराक और स्पेशली जॉर्डन शूट डाउन कर रहा है, क्योंकि वहां मोस्टली वेपन्स कंट्रोल हो रहे हैं या एयर डिफेंस कंट्रोल हो रहा है वेस्टर्न टेक्नोलॉजी या अमेरिकन से, और वहां से उनको रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा ईरानी मिसाइलों को मिल रही है। आप एक एयरक्राफ्ट कैरियर की मौजूदगी को भी इनटू अकाउंट जरूर कर लें, जहां से जो समुद्र में है, लेकिन वो क्लोज प्रॉक्सिमिटी में हर उस मिसाइल को जो ईरान से फायर होता है उसको भी टारगेट करने की पोजीशन में है। तो ये मल्टी डायमेंशनल उसको रेजिस्टेंस मिलती है। और फिर इराक के पास अपने 4 लेयर्स हैं डिफेंस के, जिसका हम आयरन डोम बात कर रहे हैं, वो एक है उनमें से। तो 4 लेयर्स को उन्होंने पेनिट्रेट करके इतनी वाइटल इंस्टॉलेशन को जाकर हिट किया है। ये बहुत हैरान कुन है और बहुत परेशान कुन होगा, खासतौर पर इसराइल के लिए और अवाम के लिए भी, जिनको ये बता दिया गया था कि इसराइल की एयर स्पेस जो है वो तो इम्प्रेग्नेबल है, उसके अंदर तो कोई जो एंटर होगा वो तबाही से 2 4 पहले से हम कर देंगे।
दुरुस्त। और आज आपने नोट किया उनकी इफेक्टिवनेस को कि इजरायली हुकूमत को ये बयान देना पड़ा अपने लोगों के लिए कि हमारी वार्निंग को सीरियस ले, क्योंकि हमारी एयर स्पेस जो है वो इम्प्रेग्नेबल नहीं है, यानी थ्रेट हो सकती है, हमारे अंदर पेनिट्रेशन हो सकती है। तो ये न्यू नॉर्मल अब ईरान ने इजराइल के खिलाफ कर दिया। जैसे मैंने कहा कि एस्केलेट किया है और अब डी एस्केलेट करना अब ऑब्लिगेटरी ज्यादा मुझे इजराइल की तरफ लग रहा है कि उनको परेशानी है कि हमारे लोग तो इस तरह के आदि नहीं थे इस तरह की हिट बैक लेने। दुरुस्त सर, अभी जो मैं रिपोर्ट्स वगैरह टीवी पे देख रही हूँ उससे तो एक तासुर ये भी आता है कि ईरान के पास जेर ज़मीन एक मिसाइल सिटी है, और अगर ईरान में इतना कॉन्फिडेंस आया है कि वो इस दुश्मन के ऊपर वार कर रहा है और उसके अलावा वो अमेरिका को भी एक वार्निंग दे रहा है, तो ये तो फिर दुरुस्त समझा जाए ना कि अमेरिका को भी अगर वार्निंग दी है तो ये किसी कॉन्फिडेंस की बेसिस पे दी है। देखिए, हमें ये ज़हन में रखना चाहिए कि जब इस तरह की वॉर होती है तो साइ ऑपरेशंस भी होते हैं, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी शुरू हो जाती है, जिसके अंदर आप एक दूसरे को इस हद तक या आपके लोगों को खासतौर पर डीमोरलाइज करते हैं, उनकी आवाम को करते हैं, उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप को मेंटली हिट करते हैं, यानी आपकी जो विल टू फाइट होती है उसको डैमेज करते हैं। और ये उसका भी हिस्सा हो सकता है। मुझे नहीं लगता कि अगर एज अ स्टूडेंट ऑफ स्ट्रैटेजी मैं बिल्कुल नहीं रिकमेंड करूंगा, अगर मैं ऑप्शन में हूं किसी डिसीजन मेकिंग के, कि इसराइल के अलावा किसी और को इस वक्त ईरान को एंगेज करने की जरूरत है। मिलिटरीली मैं बात कर रहा हूँ, नहीं एंगेज करना चाहिए, बिकॉज इसराइल ही को अगर वो सबक सिखा दे तो वो इनडायरेक्टली अमेरिका को भी सबक पहुंच रहा है। जरूरी नहीं कि आप मिलिट्री बेस किसी अमेरिकन बेस को या इंस्टॉलेशन को हिट करेंगे तो मैसेज आएगा। इस वक्त जितनी बीटिंग हो रही है इसराइल की, वो इनडायरेक्टली मैसेज अमेरिका को जा रहा है। तो ये जैसे मैंने कहा क्या कि ये कहना दुरुस्त होगा कि अमेरिका की सपोर्ट के बगैर इसराइल इतना बड़ा कदम ले ही नहीं सकता था? 100% दुरुस्त है। ये हो ही नहीं सकता था। मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल दिया है कि 2 एयर स्पेस मुसलमान मुल्कों से गुजर के आए हैं, 200 जहाज आए हैं, फिर चले गए हैं खैरियत से, फिर उनको रिफ्यूल किया गया, दर्जनों एयर टू एयर रिफ्यूल टैंकर्स आए हैं, वो कहां से आए हैं? तो सर अगर अभी भी मुस्लिम उम्मा इकट्ठी नहीं होगी या अगर लिप सर्विस देती रहेगी मुस्लिम उम्मा, तो कल को तो ये कहीं पे भी अटैक करेंगे, फिर तो कोई भी मुस्लिम मुल्क जो है वो सेफ नहीं रहेगा। ये बात इनको क्यों समझ नहीं आ रही? देखिए, मुस्लिम उम्मा का लफ्ज तो अब मेरे ख्याल में कहना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अगर मुस्लिम उम्मा पिछले 10 महीने से जो गाजा पर बमबारी हो रही है, ये बच्चे ये शहीद किए जा रहे हैं, औरतें ऑब्वियसली मासूम औरतों पर हमला किया जा रहा है, हॉस्पिटल में दवाइयां नहीं है, खुराक नहीं जाने दी रही, तो मुस्लिम उम्मा का लफ्ज तो अब सिर्फ किताबों में पढ़ा जाना चाहिए। एक बात। दूसरी बात यह है कि अब जो है, जैसे मैंने कहा कि स्टेक क्या है, जो हमला आवर होता है उसको आप पेनल्टी कितनी देते हैं, प्रोहिबिटिव प्राइस मैं इसको कहता हूं, यानी आपने इतनी ज्यादा कीमत डिमांड कर लेनी होती है अग्रेसर से कि वो रियलाइज करे कि उसने गलती कर ली। अब जब तक आप, जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अमेरिका की सपोर्ट के बगैर तो हो ही नहीं सकता था, और मैंने जैसे आपको कहा कि इतना ज्यादा मैसिव पिछले 75 सालों में अमेरिका ने सिर्फ इसराइल को $260 बिलियन का मिलिट्री हार्डवेयर किया है। और दूसरा, आप अनफॉर्चुनेटली एक और एलिमेंट देखें सुजैन के, अनफॉर्चुनेटली आप देखिए इसराइल ने क्या किया हुआ है। इसराइल ने इन सारे मुल्कों को, जो अरब मुल्क हैं, जो आप कह रही हैं किसी की भी बारी आ सकती है, सारों से कनेक्ट पॉजिटिव किया हुआ है, या उसके डिप्लोमेटिक टाइज हैं, सिफारती ताल्लुकात हैं, या कम से कम हॉस्टिलिटी नहीं है। ठीक और सर। उसकी रीजन ये है कि पिछले साल इसराइल ने पिछले 15 साल की निस्बत ऑलमोस्ट अपनी जो वेपन एक्सपोर्ट है, एमुनिशन की, वॉर मशीनरी की, उसको 3 गुना बढ़ा के $15 बिलियन की एक्सपोर्ट की है। उसमें से आपको हैरत होगी कि तकरीबन 40% जो है वो इंडिया को की है, 25% अरब मुल्कों को की है। तो अगर इतनी परचेज या खरीदारी हो रही है अरब मुल्कों की तरफ से उनकी इजराइल से, तो ऑब्वियसली आपने नोट किया होगा कि अब वो खुद स्टेक होल्डर दूसरी तरफ के बन गया है। लेकिन आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि अगर हम साइलेंट रहे तो ये तो एक वाहिद आवाज है, ये एक वाहिद पावर है इस खित्ते में जो इजराइल को या यूनाइटेड अमेरिका को नेशंस का भी कोई इस पे किरदार हमने नहीं देखा। वो फिर जो गजा में हुआ उस पे भी कुछ भी नहीं हुआ, लिप सर्विस होती रही, और जो अब हो रहा है उस पे भी कुछ नहीं हो रहा। तो फिर क्या होगा? फिर तो सेल्फ डिफेंस जो आर्टिकल 51 है उसका यूनाइटेड नेशंस का, उसके अकॉर्डिंगली तो फिर सब सेल्फ डिफेंस के लिए आएंगे, और फिर अगर इस तरह के मिसाइल इस्तेमाल करने पड़े तो फिर तो सब लोग करेंगे। देखिए, हम जब छोटे थे तो हमने समझा था कि दुनिया में उस वक्त शायद जंगल का कानून है, लेकिन जितने बड़े होते जा रहे हैं तो अब लगता है कि जंगल का कानून शायद उस वक्त कम था, अभी जंगल का कानून ज्यादा है। माइट इज राइट हमने बचपन में पढ़ा था, उसकी समझ नहीं आती थी माइट इज राइट क्या होता है। बड़े हुए हैं तो अब समझ आइए कि माइट इज राइट है, जिसके पास पावर है। यूनाइटेड नेशंस कहाँ है इस वक्त? 75 साल पहले बनी किस लिए थी कि बायलैटरल जो ताल्लुकात हों या मल्टीनेशनल कोई जंगे हों तो वर्ल्ड वॉर 2 की तरह की वर्ल्ड वॉर 3 ना हो। गाजा में यूनाइटेड नेशंस का क्या रोल है, ओआईसी का क्या रोल है, जितनी ऑर्गेनाइजेशन है उनका क्या रोल है?
देखिए, दुनिया में मुल्क आपकी हेल्प को नहीं आते जब तक उनकी नेशनल इंटरेस्ट नहीं होते। दुरुस्त सर, बहुत पाकिस्तान ने शुक्रिया। अभी-अभी हिंदुस्तान के साथ इतनी बड़ी जंग लड़ी 4 दिन तक। कौन आया हमारी मुल्क? सब लोग सिंपैथी करते हैं, पॉलिटिकली आप कह देते हैं, डिप्लोमैटिकली ये कंडेम कर देंगे और कह देंगे कि पीसफुल रहें, बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी बात है, लेकिन मुल्क कितने आते हैं आपके? तो दुनिया तमाशाई होती है। मैं तो 2-3 कैटेगरीज़ में इनको पूरी दुनिया के लोगों को गिनता हूँ। 2 या 3 मुल्क होते हैं जो डायरेक्ट लड़ रहे होते हैं, इंडिया और पाकिस्तान या इज़राइल, ईरान। बाकी जो फर्स्ट सर्कल होता है, या वो आपके फ्रेंड्स होते हैं या वो आपके एनिमीज होते हैं जो चाहते हैं कि ये साइड गिर जाए या वो साइड गिर जाए। और जो थर्ड और आउटर मोस्ट सर्कल होता है सुजैन, वो होता है जो अपना कारोबारी इंटरेस्ट देख रहे होते हैं। हमारा जहाज कैसा परफॉर्म कर रहा है, हमारा वेपन कैसा बिकेगा, किस मुल्क में क्या कमजोरी है, अगली दफा हमने क्या बेचना है। तो दुनिया बड़ी रुथलेस हो चुकी है, अनफॉर्चुनेटली क्रूअल माइंड हो चुके हैं, जिसके अंदर ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट खत्म होता जा रहा है या कम होता जा रहा है, और बिजनेस या कॉर्पोरेट या नेशनल इंटरेस्ट प्रिडोमिनेंट होते जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर। नाजरीन, वफाकी हुकूमत ने बजट पेश किया तो अपोजिशन जमातों ने इसे अवाम दुश्मन बजट करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बजट के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज का भी ऐलान कर रखा है, लेकिन इस सब के बावजूद वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं कि बजट में अवाम पर कोई बोझ नहीं डाला गया। यानी हुकूमत इस बजट को अवाम दोस्त बजट साबित करने में लगी हुई है और अपोजिशन मुसलसल इस बजट को अवाम दुश्मन बजट कह रही है। लेकिन अवाम इस बजट को कैसे देखती है, ये जानने के लिए अवाम का रुख करते हैं और आपको दिखाते हैं अपने नुमाइंदे मुर्तजा रॉय का ये खसूसी पैकेज। बजट में सिर्फ अशराफिया को नवाजा गया और गरीब अवाम के लिए टैक्सेस में इजाफा क्यों? इस्लामाबाद के शहरियों ने बड़े सवालात खड़े कर दिए। बेशतर शहरियों ने बजट को सख्ती से मुस्तरद कर दिया। कहा, गरीब आदमी का इस बजट में कोई ख्याल नहीं रखा गया, सिर्फ अमीरों को फायदा दिया गया। तनख्वाहें सिर्फ बड़े अफसरान की बढ़ाई गई हैं, मजदूर और निचले तबके का कोई पुरसाने हाल नहीं। कोई रिलीफ नहीं है। सब बजट अमीरों के लिए होएगा, लेकिन गरीब के लिए कोई यानी कि बजट वगैरह कोई नहीं रिलीफ मिल रहा है हम लोगों को। गरीबों के लिए तो कोई रिलीफ नहीं है। लिहाजा ये है कि सरकारी मुलाजमों के लिए, सरकारी मुलाजमीन के लिए उनको रिलीफ मिला है, उनकी तनख्वाहें बढ़ी हैं। शहरियों ने कहा कि महंगाई पहले ही कमर तोड़ चुकी है और अब ये बजट रही सही कसर भी निकाल देगा। खास तौर पर पेट्रोलियम लेवीज पर शहरियों ने सख्त तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। जो भी कुछ इन्होंने किया, इन्होंने अपने लिए किया। मजदूर के लिए 10% बढ़ाया है, अपने लिए 600% बढ़ाया है। अब वज़ीर आज़म साहब कहते हैं कि मुझे पता नहीं है, वो मंजूरी के बगैर उनकी तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जब पेट्रोल की प्राइस बढ़ती है तो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली बढ़ेंगी, तो किराए भी बढ़ेंगे और गरीब बेचारे गरीब की दिहाड़ी तो आगे नहीं लग रही। ये बजट बज़ाहिर मुआशी इस्तेहकाम की कोशिश है और हुकूमत बजट को तरक्की का रोड मैप करार दे रही है, लेकिन अवाम हुकूमती मंतक के बरक्स बजट को एक ऐसा खाका समझ रहे हैं जो सिर्फ अशराफिया के मफादात का मुहाफिज है। कैमरामैन मंसूर आलम के साथ मुर्तजा राय, फैक्ट मैटर्स, इस्लामाबाद। बजट पर अवामी राय आपने जानी, अब आप खुद फैसला कर सकते हैं कि बजट अवाम दोस्त है या अवाम दुश्मन। हमारे साथ मौजूद एक ऐसे गेस्ट हैं कि जिनकी जमात ने इस बजट के खिलाफ एहतजाज का ऐलान कर रखा है। उनसे जानेंगे कि उनको बजट से क्या मसाइल हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात नदीम अफजल चंद। सर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। सर, बजट की अगर बात करें तो काफ़ी दिनों से हम बजट पे ही डिस्कशन कर रहे हैं कि ये बजट गरीबों के लिए तो एक ऐसा बजट है कि गरीब तो सुन के उसकी चीखें निकल गई। फिर जो थोड़ा बहुत सैलरी क्लास को रिलीफ दिया गया था वो भी सुना है कि अब वापस हो गया है। वफाक के बजट को आप किस तरह से देखते हैं? देखें, गरीबों के लिए तो एक ही बजट में सबसे अहम चीज़ है जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का पैसा में बढ़ाया है। वो यकीनन एक सोशल शहीद मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो का ख्वाब था और जनाब आसफ अली ज़रदारी ने उसको अमली जामे पहनाया और पीपल्स पार्टी का एक ही मनसूबा है जो पूरी दुनिया में। उसके अलावा तो इस बजट में गरीब के लिए है कुछ भी नहीं। गरीब के लिए देखें, तनख्वाहदार तबका रो रहा है, जो तनख्वाहें ले रहे हैं उनके ऊपर टैक्स है, जो टैक्सों से नीचे जिसका है उसका तो बढ़ाई किसी ने नहीं। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आप ख़त्म कर रहे हैं गवर्नमेंट लेवल पे और प्राइवेट सेक्टर भी सुकड़ रहा है। और अगर प्राइवेट सेक्टर फैल रहा होता तो कोई एग्रीकल्चर सेक्टर में भी आपने जॉबलेस लोगों को कर दिया। लोगों को समझ नहीं आती जब हम कहते हैं ना कि ज़राअत को तबाह कर रहे हैं आप। ज़राअत जब लोग ज़मीनें बेचने पे मजबूर हो जाए ना, पूरी दुनिया में आप जाएं, एग्रीकल्चर सेक्टर कहीं भी खुशहाल बहुत कम ममालिक में है, लेकिन रियासत की गवर्नमेंट की एक पॉलिसी होती है कि उसका जो ज़मींदार तबका है वो ज़राअत छोड़े ना, वो ज़राअत ज़मीनें बेच के शहरों की तरफ ना चला जाए, सारा प्रेशर शहरों पे ना आए और काश्तकारी कोई। फूड सिक्योरिटी बहुत बड़ा इशू होता है और पाकिस्तान का इस वक्त नेशनल सिक्योरिटी से भी बड़ा इशू फूड सिक्योरिटी है। बिल्कुल। और अभी आप जाके देख लें, आप आजकल सब्जियां हम अपने माल मवेशी को खिला रहे हैं।
हमारा जो मुल्क है इसको एक ज़राई मुल्क समझा जाता है। अब ज़राअत के लिए 4 अरब आपके क्या लगता है जस्टिफाइड है या नहीं, मजीद होना चाहिए था या ये भी नहीं होना चाहिए? देखिए, ज़राअत में जो हमारी फसलें हैं वो तो इनके अपने इकनॉमिक सर्वे के मुताबिक 11%, 13%, 14%, कई फसलें कम हो गई हैं और ज़री ज़मीनें हमने हाउसिंग सोसाइटियों को दे दी हैं और जो हमारे आम के बागात थे वो भी हाउसिंग सोसाइटियाँ ले गई और जो इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गोजरावाला, इवन बड़े शहरों के दरमियान जो फूड बास्केट्स थी वो सारी हाउसिंग सेक्टर को हमने दे दी। अब ज़राअत के पेशा जो MPMNAs होते थे जिनके सिर्फ ज़राअत पेशा होता था, उनकी जगह भी इंडस्ट्रियलिस्ट आ गया सियासत में भी पैसे के बलबूते पर। बिल्कुल। तो ज़राअत का तो अल्लाह माफ़ करे बेड़ा गर्क की कर दिया है हमारी इस जो अशराफिया क्लास है। अब एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, एक सरमायादाराना निज़ाम आ गया हमारी सियासत के अंदर भी, पार्लियामान के अंदर भी, डिसीजन मेकिंग में। उसने पैसा लगा के अपना वो क्राइसिस के अंदर भी पैसा कमाता है। मुझे नहीं समझ आती कि मुल्क की क्राइसिस इंडिकेटर डाउन है और स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं जो ऊपर जा रही है और अरबों खरबों लोग कमाते हैं, एक मखसूस माफिया है। क्या ऐसा मुमकिन है कि पीपल्स पार्टी और PTI इकट्ठी हो जाए और ये हुकूमत को गिराने में देखिए, मैं समझता हूँ किसी 2 जमातों या 3 जमातों के इकट्ठे होने से मसला हल नहीं होगा। इस वक्त जो हम क्राइसिस में हैं, सारी सियासी जमातों को इकट्ठा होना पड़ेगा। सबसे बड़ा इंटरनेशनल क्राइसिस है हमारे सामने, उसके बड़ा फूड सिक्योरिटी का क्राइसिस है हमारे सामने, उससे आगे हम आवाम की आबादी बढ़ रही है हमारी और वसाइल हमारे कम हो रहे हैं, ये सबसे बड़ा क्राइसिस है। क्लाइमेट चेंज का सबसे बड़ा क्राइसिस है। आपके अंदर मजहबी महंगी का फुकदान है हमारे मुल्क में, ये सबसे बड़ा क्राइसिस है और ये पॉलिटिकल फोर्सेस ख़त्म कर सकती हैं। अदल का ना होना हमारे अंदर क्राइसिस है। ये 4-5 क्राइसिस हैं जिस पे पॉलिटिकल फोर्सेस, लीडरशिप सारी जमातों की अगर एक टेबल पे नहीं बैठेगी तो इस वक्त जो हमारे पड़ोस में ईरान के साथ हो रहा है, जो इस वक्त हमारे अफ़गानिस्तान में हो रहा है, खुदा न खास्ता अगला टारगेट हम जिस तरह वज़ीर दिफा ने कहा है, तो पाकिस्तान के लिए भी कोई अच्छी खबरें नहीं हैं। तो उन अच्छी खबरों से निपटने के लिए, बुरी खबरों से निपटने के लिए मैं समझता हूँ कि हमारी पॉलिटिकल फोर्सेस को इकट्ठा होना पड़ेगा। सर, अगर अब मैं सिंध बजट की बात करूँ तो इस बजट को आप किस तरह से देखते हैं? वफाक के बजट में ऐसा क्या है जो सिंध बजट में है और बेहतर है? लेकिन सबसे बेहतर है कि सिंध में हेल्थ का एक सिस्टम आ गया। दूसरा, सिंध में जो लोग कहते थे कि हम 40-40, 50-50 लाख घर बनाएंगे, पीपल्स पार्टी ने सिंध में घर बनाकर दिखा दिए। 21 लाख के करीब घर बन गए और थर के अंदर जो आप देख लें तरक्की, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ऊपर जो हमारे मंसूबे हैं, ट्रांसपोर्ट का, सड़कों का, जो हाईवेज़ के ऊपर, जो नहरों की लाइनिंग के ऊपर, ये सिंध का कामयाब मॉडल है, ये किसी और जगह पे नहीं है। लेकिन सर, सिंध का एक इशू अगर मैं बात करूँ तो घोस्ट स्कूल्स भी थे, जहाँ पे स्कूल्स तो थे लेकिन उनके अंदर टीचर सैलरी भी ले रहे थे पर बच्चे वहाँ नहीं पढ़ रहे थे, ये मसला आया। देखें, घोस्ट हॉस्पिटल्स भी बने जहाँ पे डॉक्टर्स नहीं थे, बेड्स वगैरह रखे हुए थे और उनको सैलरीज भी मिल रही थी, तो ये कब तक चलता रहेगा? नहीं, ये अब नहीं चलेगा। अब आप पॉइंट आउट कर लें, अब नहीं है ऐसा। सही, पीपल पार्टी की भी तीसरी गवर्नमेंट है वहाँ सूबे में, लेकिन ये उससे पहले होता था और यकीनन एक हिस्टोरिकली सिंध सबसे बैकवर्ड सूबा था और सिंध में मैं समझता हूँ कि इस वक्त अल्लाह के फजल करम से सिंध के चीफ मिनिस्टर या उनकी कैबिनेट या बेहतर जा रहे हैं, सबसे बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। और सर, आप किस तरह से पंजाब के बजट को आता हुआ देखते हैं? देखिए, पंजाब में चीफ मिनिस्टर बज़ाहिर तो जो हम सोशल मीडिया पे देखते हैं या टीवी पे, वो तो बड़ी मेहनत कर रही हैं, नो डाउट, लेकिन देखना ये है कि नीचे डिलीवर क्या हो रहा है। लैपटॉप स्कीम, बाइक स्कीम, धी रानी प्रोग्राम, चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी, बहुत ज्यादा उन्होंने प्रोग्राम दिए हैं, बहुत ज्यादा प्रोग्राम दिए हैं, लेकिन ग्राउंड पे क्या है? यही आपसे ग्राउंड पे पब्लिक को देखें, अगर तो स्कूल में बच्चे जो हैं वो 2.5 करोड़ से कम हो गए हैं। अगर तो हेल्थ सिस्टम आप प्राइवेटाइज आपने कर दिया, BHU आपने बंद कर दिए, अरबों रुपया लगाया है पहले रेनोवेशन पे, फिर आप BHU प्राइवेटाइज कर रहे हैं, स्कूल आप रैशनलाइजेशन के नाम पे प्राइवेटाइज कर रहे हैं, नया एक कंपनी बना के उनके हवाले स्कूल कर रहे हैं। तो अगर हुकूमतों का काम सेहत और एजुकेशन भी निकल जाए तो क्या हुकूमतों ने सिर्फ सड़कें बनानी है? वो भी कम से कम आप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे बना दें। गवर्नमेंट का क्या काम है सिर्फ सड़कें बनाना? गवर्नमेंट का काम है पानी देना, हॉस्पिटल तहफ़्फ़ुज़ देना, एजुकेशन देना, अस्पताल इलाज देना। इलाज भी आपने आउटसोर्स कर दिया, एजुकेशन आपने प्राइवेट सेक्टर आउटसोर्स, महंगी तालीम सरमायादारों के हाथों में दे दी। तो मैं समझता हूँ ये पॉलिसियाँ नहीं है। और एग्रीकल्चर को आपने तबाह बर्बाद कर दिया पंजाब में स्पेशली। लेकिन सर, हो सकता है उनकी सोच ज़रा ज़्यादा ही रॉयल सोच हो
चलो पीएम हाउस का खर्चा भी बढ़ गया, करोड़ों में आ गया, पीएम ऑफिस का भी बढ़ गया, गार्डन के पैसे भी बढ़ गए, 9 करोड़ की गाड़ियां भी आ गई। तो ये एक रॉयल सोच है और वो शायद अवाम को चाहते हैं कि अवाम भी रॉयल कारोबारी जब हुक्मरान बनते हैं ना, ताजर जब हुक्मरान बनता है तो यकीनन तबाही तो आती है। ठीक है। और ताजरों का हुक्मरान बन जाने से वो हर चीज़ पैसे से सोचते हैं, वो ह्यूमन तरक्की या इंसानी तरक्की का नहीं सोचते, शख्सी आज़ादी का नहीं सोचते, साफ़ती आज़ादी का नहीं सोचते, अवाम की आज़ादी का नहीं सोचेंगे, अदल का नहीं सोचेंगे, निज़ामी अदल का नहीं सोचेंगे। वो यही सोचेंगे कि ये फ़लाँ बोर्ड उस जगह पर लगे, इधर से अवाम आए तो मेरी तस्वीर अच्छी नज़र आए। बस तो ये बात आप मानते हैं कि जी तस्वीर अच्छी आनी चाहिए? तस्वीर तो अच्छी लाने में कामयाब हो गए हैं। नो डाउट। वो तो आप देख रहे हैं ना, पब्लिक टॉयलेट से लेके मवेशी मंडी, मवेशियाँ, सब्जी मंडियाँ, टेस्ट रिपोर्ट अब सब्जी मंडियों पे जितने इश्तेहारात लगे हैं उतने से की सब्जियां नहीं बिक रही किसानों की, तो आपको जितने एक लगता है सब्जी मंडी पे इश्तेहारात की कीमत है। इश्तेहारात के पैसों को अगर सही जगह यूटिलाइज किया जाता तो ज्यादा बेहतर बात इश्तेहारात के पैसे ही अगर किसान से गंदम खरीद ली जाती तो आज पाकिस्तान में एग्रीकल्चर का क्राइसिस ना आता, ज़राअत का क्राइसिस ना आता। सही। सिर्फ आप अरबों रुपया लगा रहे, अरबों रुपया, खरबों से बल्कि बढ़ गई है गेम। जो आप सरकारी इश्तेहारात, जो सोशल मीडिया पे इश्तेहारात, और ऊपर से आप कानून ला रहे हैं कि कोई पूछ भी ना सके, ऐसा नहीं होता। सहाफियों पे भी कानून आ रहा है सर, जितना जुल्म हो नहीं, सकता है मैं समझता हूँ नहीं, जितना आप दबाएंगे उतनी चीजें उभरेंगी। तो वो गिरफ्तारियां वगैरह जो होती हैं उसका फिर आप क्या करेंगे? गिरफ्तारियां होती हैं, चंद साहब हमारे पीछे होंगे सपोर्ट करने इंशाल्लाह। के लिए। सर अभी रिसेंटली एक इलेक्शन हुआ संबड़ियाल में, जिसमें आपने कहा कि ना हमें वोट मिलेगा ना किसी और को मिलेगा, फिर भी वो जिन्होंने जीतना था वो जीत गए। ये कहाँ से आते हैं? देखें, सरकारी मशीनरी के जरिए वो इलेक्शन जीते हैं यकीनन, और मैं समझता हूँ कि इससे हमारे इलेक्शन कमीशन, हमारे निज़ाम इलेक्शन पे बड़े सवालात उठते हैं। तो सवालात तो सर फिर 9 फरवरी से उठ रहे हैं। देखें, सवालात 8 फरवरी तक तो सही था, 9 को कुछ मसले बन गए थे। मैं समझता हूँ कि अगर हमारा इलेक्शन फ्री एंड फेयर आइडियल नहीं होगा तो यकीनन अवाम ओन नहीं करते, अवाम उसके पीछे नहीं खड़े होते। यही वजह है कि आज सियासतदानों की और सियासत की अवाम में इज़्ज़त कम हो गई है। सिर्फ अवाम समझते हैं कि ये मेरा नुमाइंदा है, ये मेरे वोट के ज़रिए नहीं आया। तो अवाम क्यों नहीं देख लें, अब अवाम इररेलेवेंट होते जा रहे हैं, अवाम बिल्कुल सियासत से बेजार होते जा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि अवाम समझते हैं कि हमारा वोट जो है उसकी प्रॉपर रखवाली नहीं है, वोट की कीमत नहीं है, वोट की अहमियत नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि जब अवाम के जहन में ये बात आ जाए तो फिर हम हुक्मरानों को सोचना चाहिए। ये तो पुराने चेहरे थे ना जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, कभी मतलब वालिद आता है, फिर कभी बेटी आती है, इस तरह की रिपीटिशन हो रही है। मोहतरम बिलावल जो है एक मतलब बेनज़ीर साहिबा के वो बेटे हैं और बहुत अच्छी तालीम रखते हैं। इस वक्त पाकिस्तान का जो एक मुकदमा है वो पूरी दुनिया में उसको लेके चल रहे हैं और बड़ा अच्छा एक परफॉर्मेंस दे रहे हैं। आप उनको प्राइम मिनिस्टर बनता हुआ देख रहे हैं? देखें जी, मैं तो बिल्कुल देख रहा हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अलावा मॉडरेट, प्रोग्रेसिव, लेफ्ट माइंडेड या जो एग्रीकल्चर क्लास, लेबर क्लास, जो मजदूर तबका है, इनके पास और कोई जमात नहीं है। अगर ये सारे आपकी पुरानी जमात है ना, वो उसका लीडर अभी जेल में बैठा है। नहीं, देखें, मेरी पुरानी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है और मैं समझता हूँ कि वो दरमियान में मैं कोई डेपुटेशन पे गया था। सही। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वापस अपनी जमात में आ गया हूँ। तो मैं समझता हूँ कि वो भी वर्किंग क्लास के नुमाइंदा तो थी, लेकिन उनकी जो इमेच्योरिटी है ना, उसने एक नौजवान तबके को, एक ऐसे तबके को मायूस किया है जो सियासत में जिनकी नई एंट्री थी, जो सियासत की रमूज वो समझते नहीं थे, लेकिन वो खामियाँ खूबियों का उनको आइडिया नहीं था, लेकिन उनको रियासत के ज़रिए या सियासत के ज़रिए उनको सियासत से बेजार कर दिया गया। ये पाकिस्तान के साथ एक ज़्यादती है और इसमें PTI मैं समझता हूँ ज़िम्मेदार है पूरी। सही। उनको एक अपनी पॉलिसी जो है बड़ी फ्री एंड फेयर इंस्टीट्यूशन बनाना चाहिए था। जो अवाम एक सोचती है कि पॉलिटिकल पार्टी एक इंस्टीट्यूशन बने, अलमिया यह है कि हमारी पार्टियाँ इंस्टीट्यूशन नहीं बन पा रही और अवाम समझती है कि जमहूरियत पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर होनी चाहिए और उस जमहूरियत का भी पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर फुकदान है। ये ऐसी चीज़ें जो अवाम को इस निज़ाम से दूर करती हैं, अवाम ओन नहीं करती, अवाम पीछे नहीं खड़ी होती, पब्लिक को फिर उम्मीदें ख़त्म हो जाती हैं, नौजवान तबका मायूस होता है, सियासत से मायूस होता है और वो फिर दूसरे रास्तों पे चल पड़ता है। या उसको मैं समझता हूँ वो सिस्टम से जब निकलते हैं लोग तो वो नेगेटिविटी ज़्यादा क्रिएट होती है और वो उसका मुल्क को फ़ायदा नहीं होता। मुल्क को फ़ायदा नहीं होता। बहुत शुक्रिया चंद साहब प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। हमें ज्वाइन किया है रऊफ़ हसन साहब ने। सर बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए।
सर, रिसेंटली खान साहिब की एक ट्वीट आई थी कि जो बजट है वो मुझसे मुशावरत के बगैर पेश नहीं किया जाएगा। फिर किस तरह से गंडापुर साहिब ने ये बजट पेश कर दिया? थैंक यू सुजैन। खान साहब की मर्जी के बगैर कुछ नहीं होता जी। खान साहब की अप्रूवल होती है तो फिर सब कुछ होता है। अगर बजट पेश हुआ है तो उसमें खान साहब की अप्रूवल होगी। अगर कोई इस किस्म की सिचुएशन हो जहाँ के खान साहब ने किसी बात के ऊपर मना किया हो तो फिर वो हमारे इल्म में होती है और उसको बकायदा नोटिफाई किया जाता है। तो अगर बजट के पी असेंबली में पेश हुआ है तो लाजमी बात है उसमें खान साहब की अप्रूवल होगी। तो सर, गंडापुर साहिब की तो मुलाकात नहीं हुई खान साहिब से, तो फिर किस तरह से मुशावरत के बगैर किस तरह से उन्होंने ये बजट पेश कर दिया, हम ये जानना चाह रहे हैं। भाई ये है कि किस मुलाकात होने किसकी दी जा रही है, उसे इसीलिए जानना चाह रहे हैं कि दफा कैसे कहता हो हूँ गया? जी। मैं तो अर्ज करता हूँ कि हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, सियासी जो हमारी लीडरशिप है, उसकी तो तकरीबन 30 हफ्तों से कोई मुलाकात नहीं हो। मेरी जाती तौर के ऊपर 34 हफ्तों से कोई मुलाकात नहीं होने दी गई। अब तो वकला, लास्ट टाइम जो था वकला की भी मुलाकात नहीं होने दी गई। तो वो मुलाकात हो किसकी रही है? तो लाजमी बात है जो भी लोग जाके मिलते हैं सुजैन, उन्हीं के थ्रू ही कम्युनिकेशन होती है। बहनें कभी दो अलीमा बीबी को नहीं मिलने देते, बाकी दो को मिलने देते हैं। कभी कभी कोई वकला भी चले जाते हैं। तो जो इन्फॉर्मेशन होती है वो तो आ जाती है, जो खान साहब की इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो तो आ जाती है। दुरुस्त सर। सर, अगर अब एहतजाज की बात की जाए तो एक मुल्क गिर एहतजाज की बात की जो कि 22 जून को होगा, लेकिन उससे पहले अली अमीन गंडापुर साहिब ने, क्योंकि वो एक सीएम है और उनसे हम कुछ ऐसे बयानात तवक्को नहीं करते क्योंकि आपके अगेंस्ट ही चीज़ें वो फिर यूज़ होती हैं, जिसमें उन्होंने कह दिया कि अगर तुम गोलियां मारोगे तो हम भी हथियार लेके आएंगे। क्या एक सीएम का इस तरह का बयान देना कुछ आपको लगता है कि वो जस्टिफाइड था? और क्या खान साहिब इस पर नोटिस लेंगे, क्योंकि आप अपनी जमात को एक पुरअमन जमात कहते हैं, लेकिन उस पुरअमन जमात का इस तरह का बयान आना जो कि आपके अगेंस्ट यूज हो? हुसैन देखिए, हम पुरअमन जमात हैं, पुरअमन जमात रहे हैं और पुरअमन जमात ही रहेंगे। हम सियासी जमात हैं और सियासत में जो हथियार होता है वो सियासत होती है। सियासी जमात का हथियार सियासत होती है। सियासी जमात का हथियार गन्स और पिस्टल्स नहीं होते। हमारा एहतजाज जो है वो पुरअमन है, मुल्कीर होगा। और सियासी रेट्रिक नाम की कोई चीज होती है। अगर आपको कहें तो मैं यहाँ को 50 एक स्टेटमेंट्स दे दूंगा लोगों की जो कि इससे भी ज्यादा शिद्दत पसंदाना थी और वो भी गुजर गई सियासी रेट्रिक के कॉन्टेक्स्ट में। तो कुछ चीजों को लिटरली लेना नहीं चाहिए। ये स्टेटमेंट उन स्टेटमेंट्स में से एक है जिसको कि लिटरली आप नहीं ले सकते, बल्कि सियासी रेट्रिक के तौर के ऊपर वो कहा जाता है, बहुत कुछ कहा जाता है लेकिन मतलब नहीं होता वो। ये उन स्टेटमेंट्स में से एक है। बाहर सूरत मैं कहूंगा, ये बड़ा क्लियरली कहूंगा कि हमें एतराज करना चाहिए कि इस किस्म की स्टेटमेंट्स ना ही दें तो बेहतर है। दुरुस्त सर, यानी कि आप ये कहते हैं कि इस पे मतलब इस तरह की स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए थी उनको, क्योंकि एतराज, मैंने कहा एतराज, लफ्ज एतराज किया। लेकिन सर, अगर बात की जाए मोहतरम इमरान खान साहब की, तो वो तो कभी भी अपने लोगों को नहीं कहेंगे कि आप आएं और गोलियां चलाएं। इस तरह का तो कोई बयान भी हमने खान साहब की तरफ से नहीं सुना। फिर गंडापुर साहिब जो कि एक सूबे को रिप्रेजेंट करते हैं, उनकी तरफ से ऐसा बयान आना और ऐसे वक्त पे आना कि जब अभी 26 नवंबर का इशू भी चल रहा है और अभी उसके बाद ये सब कुछ भी हो रहा है, तो ये तो अपने लिए मजीद मसाइल पैदा करने वाली बात है। सुजैन, हम एक पुरअमन सियासी जमात रहे हैं, हम एक पुरअमन सियासी जमात हैं और हमारी तहरीक जो है वो भी पुरअमन रही है और पुरअमन होगी। किसी किस्म की कोई वायलेंस जो हमने ना कभी प्रीच की है ना हम प्रीच करेंगे। सो मेरी एक दफा फिर आपसे अर्ज है कि इसको सियासी रेट्रिक के तौर के ऊपर, सियासी जो एक बयान होता है उसके तौर के ऊपर लिया जाए। इसको लिटरल सेंस में ना इंटरप्रेट करने की कोशिश की जाए, ना ही ये लिटरल सेंस में इंटरप्रेट होना चाहिए। तो सर, अब 22 जून को एक एहतजाज होगा जो कि मुल्क गिर एहतजाज होगा और 26 जून को अलकादिर की तारीख भी लगी हुई है हाई कोर्ट में। आपको क्या लगता है कि उस तारीख पे कोई कार्रवाई होगी या दोबारा से उस पर एक डेट मिल जाएगी? देखिए, खान साहब ने दो बातें आपने की है, मैं दो बातों का सेपरेटली जवाब दे दूंगा। खान साहब ने अभी सिर्फ इंस्ट्रक्शंस जो दिए हैं वो ये हैं कि जी आप मुल्क की पुरअमन मुल्क की एहतजाज की तैयारी करें। वो तैयारी हो रही है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने उमर अयूब साहब को दी है। और उसके बाद तारीख का जो ऐलान है वो भी खान साहब ने खुद करना है, क्योंकि वो इस एहतजाजी तहरीक को वो खुद लीड कर रहे हैं। ठीक है जी, दिस इज नंबर 1। नंबर 2 बात आपने जो की है कि 25 को तारीख लगी हुई है। जी, 25 को तारीख लगी हुई है, 5 मंथ्स टू लेट। लेकिन सियासी जमात, वंस अगेन सियासी जमात होने के नाते हमारे पास जो अवेलेबल ऑप्शंस हैं उनको हम एक्सरसाइज करते रहते हैं। हालांकि अब इस अदलिया से जो कि 26वीं तरमीम के बाद मार्ज़े वजूद में आई है, इस अदलिया से किसी किस्म की कोई उम्मीद लगाना जो है, रखना जो है, वो इंतहाई बेवकूफ़ाना फेल होगा और हम उसको समझते हैं।
ये तारीख भी आपको पता है जैसे लगवाई गई है, उसके लिए हमें बाकायदा तौर के ऊपर 2-3 दफा जाना पड़ा हाई कोर्ट, हमारे पार्लियामेंटेरियंस को जाना पड़ा और उसके बाद है, लेकिन पिछली तारीखें जो थी उसके ऊपर कोई किसी किस्म की कोई सब्सटेंटिव प्रोसीडिंग्स करने के बगैर उनको आगे कर दिया गया। तो हम उम्मीद तो रखेंगे, ये नहीं हम कहेंगे जी कि हमें उम्मीद नहीं है, लेकिन बहुत मध्यम उम्मीद है, क्योंकि ये जो अदलिया है, ये अदलिया इंसाफ देने के लिए नहीं बनाई गई, बल्कि ये अदलिया जो है ये इंसाफ ना देने के लिए बनाई गई। तो सर, ये तो आपका अदलिया से गिला था। अब जो वफाकी बजट आया इसको पीटीआई मुस्तरद कर चुकी है, आपको क्या लगता है कि ये जो बजट है इसकी मंजूरी का रास्ता क्या पीटीआई रोक सकेगी? क्योंकि इस वक्त पीपल्स पार्टी भी इस बजट के खिलाफ है, तो क्या आप दोनों जमातें मिलकर ये बजट रोक सकते हैं? पीपल्स पार्टी के बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता कि वो अपोज करेगी कि नहीं, क्योंकि पिछले 6 महीने साल से वो यही हो रहा है कि जी मुख्तलिफ चीज़ों को उन्होंने अपोज किया और जब वोट की बारी आती है तो कहते हैं जी हजूर हम उसी तनख्वाह के ऊपर काम करते रहेंगे। तो वो उनके बारे में तो मैं नहीं कह सकता। हाँ, मेरी अपनी उम्मीद यही है कि वो फिर वही दोगलापन जो है उसको अडॉप्ट करेंगे। नहरों के ऊपर आपको पता है रिसेंटली और भी बहुत सी चीज़ों के ऊपर वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स देते रहते हैं जो कि हवा में उड़ जाती हैं जब उनके ऊपर अमल करने का वक्त आता है। तो यही एक दोगलापन उनका जारी रहेगा। जहां तक पीटीआई का सवाल है, असूली फैसला हमने किया है, ये बजट अवाम के मुफाद में नहीं है, गरीब आदमी के मफाद में नहीं है, पिसे हुए आदमी के मफाद में नहीं है, फाका ज़दा आदमी के मफाद में नहीं है। ये अमीरों का बजट है, एलीट का बजट है। एलीट कैप्चर जो इस मुल्क में हुई है उसको फर्दर परपेचुएट करने की कोशिश की जा रही है। इसको हम रिजेक्ट कर चुके हुए हैं और हमारा वोट भी हमारी रिजेक्शन के मुताबिक हो। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। नाजरीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। अगले हफ्ते आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।